देखेंगे वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये 1856 से फिर चलेगा 1947 तक, ठीक है, जब तक हमारी आज़ादी जो है वो होती नहीं है, तो वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया तब तक रहेंगे। टिल फर्स्ट है लॉर्ड कैनिंग 1856 to 62, द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइस रॉय। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड ही वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय। ठीक है, ही विड्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने शुरू की थी वो उन्होंने बंद कर दी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी टू प्लेस एंड इंडियन पीनल कोड 1860 वाज पास्ड। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्पेशली अलग से एक टॉपिक है, तो वो बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें इंडियन पीनल कोड जो है वो जिसको आईपीसी भी कहा जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो आपने ये जो है आईपीसी या फिर इंडियन पीनल कोड ये शब्द बहुत ही बार मूवीज़ या फिर सीरियल्स या फिर सीरीज़ में देखे होंगे कि आईपीसी 203 के तहत आपको ये सज़ा मिलती है या 302 के तहत आपको ये सज़ा मिलती है। सो व्हाट इज़ दिस आईपीसी? दिस इज़ द रिटन कोड ऑफ लॉज जिसके हिसाब से क्रिमिनल हो या फिर कोई और जो केस हो उसको सजाएं दी जाती हैं। सो दिस इज इंडियन पीनल कोड एंड इट वाज पास्ड इन 1860 बाय लॉर्ड कैनिंग। ही आल्सो पास्ड द एक्ट 1858 which ended the rule of the ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो एंड हुआ बाय पासिंग द एक्ट। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी कौन सी कंपनी? वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, आप ये डिफरेंस जान लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको चार्टर मिला था बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब होता क्या है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट, यहाँ पर 1857 रिवोल्ट में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बहुत ही बड़े पैमाने पे रेबिलियन हुआ था इंडियंस का। ठीक है, दे वर ऑप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस हुए थे, तो उन्होंने बदला लेना चाहा इन अ फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स पूरी तरह से डर गए, तो उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी ये हैंडल नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया कि इनका जो रूल है वो उन्होंने एंड कर दिया और इन्होंने खुद से, मतलब ब्रिटिशर्स ने या फिर इंग्लैंड की जो क्वीन है उन्होंने कहा कि आज से जो है ब्रिटेन इंडिया को रूल करेगा। तो ईस्ट इंडियन कंपनी की जो भी रूल था वो यहाँ पर एंड होता है एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। The universities of Calcutta, Bombay and Madras were established in 1857। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बनी थी। आज भी जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में ये यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग एज इट इज़ हैं, जैसे तैसे ही वो दिखती हैं। नेक्स्ट इज द लॉर्ड एल्गिन 1862। यहाँ पे हुई थी वहाबी मूवमेंट। ठीक, तो वहाबी मूवमेंट होती क्या है जान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि वहाबी मूवमेंट एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब क्या है कि जो है रिस्टोर करने के लिए फेथ ऑफ इस्लाम और अल्लाह में जो है फेथ रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट की गई थी सैयद अहमद ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये जो है कि यहाँ पर जो वहाबी मूवमेंट है वो उनका नाम रखा गया था मोहम्मद इब्न अबल अल वहाब, इनके नाम पर। तो इनका ये जो वहाबी मूवमेंट थी ये ना ही सिर्फ इंडिया में थी, ये पूरे ही अरेबियन पेनिनसुला जो है एशिया में ये पूरी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चली। इसका एक ही काम था कि रिफॉर्म मूवमेंट टू रिस्टोर द प्योर मोनोस्टिक वर्शिप बाय डिवोटीज। इसका मतलब ये है कि पूरे जो इस्लाम है इनको मोनोस्टिक मतलब सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव करना चाहिए और वो है प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये मूवमेंट उसके लिए लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे वहाबी मूवमेंट हुई थी। ये आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 to 69 एस्टैब्लिश द हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इन 1865 अंडर द लॉर्ड जॉन लॉरेंस। Next is telegraphic communication was opened with Europe
ठीक है। हमने पहले देखा था कि टेलीग्राफिक कन्वर्सेशन जो है वो हुआ था कैलकाटा और आगरा के बीच में शुरू हुआ था। अब जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे क्या होता है कि वो ही टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन यूरोप के साथ भी शुरू हो जाता है। क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई यूपीएससी कर रहा है तो ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स पूछा जा सकता है कि किसने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट किया है। द नेम इज लॉर्ड जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट इज द लॉर्ड मेयो, AD 1869 to 72, organized the statistical survey of India, and for the first time in India history a census was held in 1871। तो इससे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है और सेंसस मतलब होता क्या है। सेंसस का सीधा सीधा अर्थ हिंदी में होता है जो है गणना करना। इसका मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ पर इंडिया में जो हर 11 साल एक गणना होती है। इसका मतलब होता है कि आप पॉपुलेशन काउंट लेते हो, एजुकेशन कितना % बढ़ा है ये करते हो, मतलब लिटरेसी पॉइंट, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कौन सा स्टेट में कितनी पॉपुलेशन कम है या फिर ज़्यादा है, या फिर इन्फेंट्स कहाँ पर ज़्यादा है कम है, फीमेल्स कहाँ पर ज़्यादा है या कम है, तो मेल या फीमेल रेशियो कैसा है। ये सभी चीज़ें देखने के लिए सेंसस किया जाता है आफ्टर एवरी 11 ईयर्स इन इंडिया। तो इसको जो है लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। अब ये सेंसस जो है वो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही जो है गणना या फिर सेंसस आपकी करती है। तो इसका जो डेटा होता है हर 11 साल जो लिया जाता है वही हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे की जाए किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंसस हो। नेक्स्ट इज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये जो है वो शुरू हुआ। इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो है आप ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी करते हो नेशनल लेवल से सब नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब फिस्कल पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, ये सभी आप जो है स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास अभी प्रेसिडेंसीज होंगे, बहुत सारे स्टेट्स आपके अंडर आ गए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिर्फ एक जो है या फिर नेशनली जो है सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू करते हो। तो यही हुआ, लॉर्ड मेयो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया शुरू किया। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द राजकोट कॉलेज एट कथियावार एंड मेयो कॉलेज एट अजमेर फॉर द इंडियन प्रिंसेस। इंडियन प्रिंसेस जो थे उनको सीखने के लिए, ठीक है, सिखाने के लिए जो है इन्होंने कॉलेज स्टार्ट किए। एक राजकोट कॉलेज किया कथियावार में और मेयो कॉलेज अजमेर में। ही वॉज द ओनली वॉइसराय टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस बाय पठान कन्विक्ट इन द अंडमास इन 1872। ठीक है, पठान कन्विक्ट थे शेर खान नाम के, तो उन्होंने क्या कर दिया कि वायसराय का जो है मर्डर कर दिया इन अंडमान्स इन 1872। He was the only viceroy to be murdered when he was in office. Next is the Lord Northbrook 1872 to 76। कूका रेबेलियन इन पंजाब जो है वहाँ पर हुआ था, और फमाइन इन बिहार। कूका रेबेलियन में होता था क्या कि जो रेबेलियन था एक के पार्ट था नामधारी मूवमेंट का। नामधारी मूवमेंट जो है वो टोटली एसोसिएटेड विद सिख्स हैं, तो इनका एक ही एम था, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसलिए उन्होंने कूका रेबेलियन जो है वो पंजाब में शुरू किया। फमाइन, यू आर वेल अवेयर विद द टर्म फमाइन, तो ये फमाइन इन बिहार जो है वो भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट इज लॉर्ड लिटन 1876 to 80, नोन एज द वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। ठीक है, वॉज नोन एज द वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर मतलब जो भी उन्होंने निर्णय लिए वो उन पे फिर से जो है बैकअप कर सकते थे या फिर बैक जा सकते थे उन निर्णयों पर। तो इसकी वजह से इनको कहा था वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 एंड द अजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय क्वीन विक्टोरिया, द दिल्ली दरबार इन जनवरी 1877। रॉयल टाइटल एक्ट जो है ऑफ 1876 वो यहाँ पर आया। अजम्पशन यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया जो थी, ठीक है, तो उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो घोषित किया गया, उनको टाइटल दिया गया।
दिल्ली दरबार भरा, मतलब दिल्ली में बहुत जो है किंग्स वगैरह आए और जो है एम्प्रेस जो थी उनके भी जो है बहुत सारे प्रतिनिधि आए, वहाँ पर एक बड़ा सा दरबार भरा, ठीक, तो उसे कहते हैं दिल्ली दरबार। वो जनवरी 1877 में हुआ लॉर्ड लिटन के टाइम में। नेक्स्ट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज द गैगिंग एक्ट, टू रिस्ट्रेन द सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मैटर, ठीक है। तो ये जो है गैगिंग एक्ट एक रेस्ट्रेन एक्ट है। रेस्ट्रेन एक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि आप क्या करते हो, मूवमेंट रेस्ट्रेन करते हो, या फिर आप जो है सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मैटर रेस्ट्रेन करते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी गलत खबर छापते हो या फिर ब्रिटिशर्स के जो खिलाफ अगर कोई जो है खबर छापते हो, तो ऐसे में आपको रेस्ट्रेन किया जाता है, या फिर आपका जो सर्कुलेशन है वो बंद करने की ताकत ब्रिटिशर्स के पास है। इसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एंड द आर्म्स एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू एक्वायर लाइसेंस इन आर्म्स ऑफ 1878। तो आर्म्स एक्ट भी एक शुरू हुआ था। आर्म्स एक्ट के अंडर क्या होता है कि आप कोई भी इंडियन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि कोई भी इंडियन जो है वो आर्म रख नहीं सकता, किसी भी तरह का आर्म्स नहीं रख सकता। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, अगर वो रखना भी चाहे तो उसे मैंडेटरी है कि उसे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो इसमें एक ऐसा था, आयनी ये थी कि इंडियंस को आर्म्स जो लाइसेंस है वो भी दिया नहीं जाता था। तो आर्म्स एक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था अकॉर्डिंग टू जो लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट इज द लॉर्ड रिपन, AD 1880 to 84. First Factory Act of 1881 prohibited child labor under the age of 7. Local self government was introduced in 1882. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पे। चाइल्ड लेबर जो है अंडर द एज ऑफ 7 कोई भी किसी को एम्प्लॉय नहीं करेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत है या फिर महानगर पालिका हैं आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं, वो सभी इंट्रोड्यूस हुई इन 1882। नेक्स्ट इज लॉर्ड रिपल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882, फाइनेंसेस ऑफ द सेंटर वेर डिवाइडेड। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, जो लिटन है उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बंद हुआ था। वर्नाकुलर यहाँ पर मतलब है अदर दैन द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ देम, ठीक है। तो अगर कोई भी ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश हो गई ब्रिटिशर्स के लिए, तो उनके लिए हिंदी या फिर और अदर रीजनल जो लैंग्वेज है वो वर्नाकुलर होगी। और प्रेस का आपको मतलब है न्यूज़पेपर या फिर मीडिया जो है उनके लिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो बंद किया गया था बाय लॉर्ड रिपन और फाइनेंसेस डिवाइड हो गए थे। नेक्स्ट इज लॉर्ड रिपन इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर माना जाता है लॉर्ड रिपन को, क्योंकि उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। An education commission was appointed under Sir William Hunter in 1882 to improve primary and secondary education. ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि एजुकेशन कमीशन ये किसके अंडर थी, और बहुत सारे नाम दिए गए थे जिसमें सर विलियम हंटर और विलियम हंटर जैसे ही 2-3 नाम दिए गए थे। तो आपको जो है ये नाम याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी 1883 इनेबल्ड इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स। ठीक है, एक एल्बर्ट बिल पास हुआ था जिसके हिसाब से जो है इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज से आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर आप जिसे डीएम कह के भी जानते हो, तो वो जो है यूरोपियन क्रिमिनल्स, मोर इम्पॉर्टेंटली जो ब्रिटिश क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रायल पे रख सकते हैं। मगर मतलब इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल केसेस अगर कोई यूरोपियन आदमी पर होता है तो वो जो है ट्रायल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द लॉर्ड डफरिन 1884 to 88, थर्ड बर्मिस वॉर 1885 to 86, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी, और थर्ड बर्मिस वॉर भी इनके टाइम पे हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अभी की जो कांग्रेस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अदर एंटिटी है जो पहले इस्टेब्लिश की थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ब्रिटिशर ने ही इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो इन दोनों पार्टी में जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द लॉर्ड लैंसडाउन AD 1888,
to 94, Factory Act of 1891 granted weekly holiday and stipulated working hours for women and children। ठीक है, तो 1891 का जो भी फैक्ट्री एक्ट आया था उस हिसाब से और कंडीशंस अच्छी हुई लेबर्स के लिए। तो क्या हुआ था, वीकली हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता था, जो भी है हफ्ते में एक बार हॉलीडे मिलेगा हर लेबर को, और स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स होंगे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, मतलब सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए वर्किंग आवर्स होंगे, मैन के लिए ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी। तो नॉर्मली इनके वर्किंग आवर्स होते थे 12 आवर्स टू 14 आवर्स मेंस के लिए, पर ऐसा कहा जाता था और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है ये फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंस को एम्प्लॉय किया जाता था टू अ वेरी हार्ड वर्क, वेरी लेबरस वर्क, और उनको जब तक जो आदमी है बेहोश नहीं हो जाता तब तक काम करवाते थे, ऐसा कहा गया है। बहुत ही जो एंशिएंट हिस्टोरियंस हैं, इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबोरियस वर्क होता था और इनको एकदम ही मतलब हैजार्डस कंडीशंस में काम करना पड़ता था। नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज वर डिवाइडेड इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो लॉर्ड लॉन्सडाउन जो है उनके टाइम पे इंपीरियल मतलब जो है क्वीन के अंडर आने वाली जो है वो चीज़ें, प्रोविंशियल जो है वो जो प्रोविंसेस के अंडर आएंगी, जो किंग्स के अंडर आएंगी, और नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट जो नाम इटसेल्फ डिनोट करता है। ऐसे 3 क्लास ऑफ सर्विसेज यहाँ पे डिवाइड हुई थी लॉर्ड लैंसडाउन के वक्त। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 सॉरी, ये भी हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द दुरन कमीशन डिफाइंड द दुरन लाइन बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, नाउ बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान 1893। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लैंसडाउन के अंडर यहाँ पर जो है दुरन लाइन, ठीक है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है मॉडर्न टाइम्स में, वो लगाई गई थी। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो दुरन लाइन बनाई गई थी, आज इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है तनाव रहता है इस लाइन्स पे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कहा जाता, हालांकि वो एक इस्लामिक स्टेट्स हैं, पर जो है दोनों में बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। आतंकवाद से लेकर जो पाकिस्तान बैक टेररिस्ट हैं वो अफगानिस्तान में जाते हैं, ठीक, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ले करते हैं। तो उस वजह से जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दुरन लाइन जो है उसकी वजह से तनाव बना रहता है, क्योंकि दोनों भी देश दुरन लाइन को अपनी बाउंड्री नहीं मानते। अफगानिस्तान मानता है कि वो बहुत ही अंदर तक पाकिस्तान को ओन करता है, और पाकिस्तान का भी वही है कि वो कहता है कि अफगानिस्तान में बहुत अंदर तक जो है पाकिस्तान की लाइन हुआ करती थी। नेक्स्ट इज लॉर्ड एल्गिन टू 1894 to 99, Southern Uprising of 1899 under Lord Elgin II 1894 to 99 हुई थी। नेक्स्ट इज ग्रेट फमाइन ऑफ 1896 to 1897। ग्रेट फमाइन आपको पता है सूखा पड़ जाता था, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर सूखा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ था। 1896 to 97 में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी यहाँ पे, तो ये भी एक पार्ट है, लॉर्ड एल्गिन II के अंडर ये सब हुआ था। एंड लायल कमीशन ऑफ फमाइन वॉज एस्टैब्लिश। तो आपको ये याद रखना क्या है, आपको याद रखना है कि लायल कमीशन जो है वो फेमाइन पे हुई थी, और आपको ईयर्स प्रिसाइजली याद करने हैं कि 1896 to 97 की जो ग्रेट फेमाइन हुई थी उसी पर लायल कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट इज द लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905। अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर सर थॉमस रैली इन 1902 टू सजेस्ट रिफॉर्म्स रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज। The Indian Universities Act of 1904 was passed on the basis of its recommendation। ठीक है, तो एक कमीशन अपॉइंट की गई थी फॉर यूनिवर्सिटीज़ की रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए स्टडी जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें। तो सर थॉमस रिले जो हैं उनके चेयरमैन थे, तो उन्होंने रिफॉर्म जो हैं वो सजेस्ट किए, और उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 पास हुआ उस बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन। तो आपको नाम जो है सर थॉमस रिले जो है वो याद रखना है in relation with the Indian University Act of 1904। Ancient Monuments Preservation Act of 1904, यहाँ पर जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था 1904 में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है इंडिया की। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है कि जो भी खनन से जो भी
एंशियंट चीज़ें मिलती हैं या फिर आप जो है खुदाई करते हो कुछ मिलता है जो एंशियंट हो या फिर कोई भी ओल्ड चीज़ें मिलती हो, तो वो जो है इनको संग्रहित करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं हमारे हिस्ट्री के बुक्स के सभी चीज़ों के। अगर कोई एक्सकवेशन जो है वो होती है, जैसे अगर आप कोई फाइंड कर लेते हो हिडन सिटी जो अंडर द ग्राउंड थी बहुत टाइम तक, तो उसका जो संग्रह है वो सभी चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया की, जो सिर्फ हिस्ट्री के लिए काम करती है। ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश एट पूसा इन दिल्ली, पार्टीशन बंगाल इन 1905। तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी स्टार्ट की गई थी। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूसा की, वो इम्पॉर्टेंटली जो है वीट्स के साथ डील करती थी कि वीट की रिसर्च हो, तो उसी के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट की गई थी। और उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में हुआ था। बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, हम इसको कवर करेंगे जो हमारे एक्टिविटीज़ हुई थी पूरे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल कवर किया जाएगा। नेक्स्ट इज द लॉर्ड मिंटो 1905 to 10, स्वदेशी मूवमेंट 1905 to 08। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट मतलब जो भी यूज़ किया जाएगा वो सिर्फ इंडियन मेड यूज़ किया जाएगा, ऐसा एक रिवोल्ट हुआ था। तो जो भी ब्रिटेन मेड या फिर यूरोपियन मेड होगा वो नहीं यूज़ करेंगे। सो दिस वाज अ स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 to 8 चला था। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी 1906 यहाँ पर, और सूरत सेशन एंड स्प्लिटिंग कांग्रेस 1907। ठीक, तो ये भी सूरत सेशन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में। सूरत सेशन में हुआ था कि जो कांग्रेस है वो दो टाइप के जो चीज़ें हैं उसमें बढ़ गई थी। फर्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट और नेक्स्ट आर द मॉडरेट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट थी जो उनकी बहुत ही क्या कह सकते हैं कि विचार जो था उनका कि एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो फॉलो करें, मतलब जो भी है बहुत ही इम्पॉर्टेंटली और फास्ट और इमीडिएट जो है स्टेप्स लिए जाएं, और वो एक इसके भी हक में थे कि वायलेंस की अगर होता है तो होने दिया जाए। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इस जो है तरह के लोग थे। नेक्स्ट आर द मॉडरेट जो लोग हैं विच बिलीव इन द फीचर्स ऑफ नॉन वायलेंस, जो करते हैं बिलीव कि अगर कोई भी चीज़ है तो फिर अगर वो एक स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन मैनर से की जाए तो शायद वो हो सकती है ऐसे मॉडरेट से। तो इनको स्प्लिट हुआ था सूरत सेशन में इनका एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट्स में, जिसको एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ये भी हम देखेंगे आगे कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स है क्या और उसमें होता क्या है। नेक्स्ट इज द लॉर्ड हार्डिंगे AD 1910 to 16। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। जो भी हमारा कैपिटल है वो शिफ्ट होता है कैलकाटा टू दिल्ली यहाँ पे हार्डिंगे के टाइम पे। दिल्ली दरबार पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसिल। जो हमारा करजन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड इन 1915 बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हिंदू महासभा किसने फाइंड की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड AD 1916 to 21। गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915 एंड फाउंडेड द साबरमती आश्रम 1916। चंपारण सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1980 एंड खेड़ा सत्याग्रह 1980। तो अभी आपको इसमें याद क्या करना है? आपको याद रखना है कि गांधी जो है वो कभी आए थे इंडिया में, दैट इज 1915। महात्मा गांधी जी की बात हो रही है यहाँ पे। 1950 में जो है गांधी जी यहाँ पे आए थे इंडिया में। उन्होंने साबरमती आश्रम 1916, चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद 1918 में किया और खेड़ा सत्याग्रह 1980 में। तो आपको जो है सीक्वेंस याद करना है कि जो भी कुछ जो है गांधी जी ने किया था, कि जैसे वो आते हैं किस टाइम और कभी उन्होंने आश्रम जो है वो इस्टेब्लिश किया है, कौन से सत्याग्रह कौन से क्रम वाइज किए। यही एग्जाम में पूछा जाता है गांधी जी के बारे में कि उनके सत्याग्रह जो हैं, ठीक है, उनके इवेंट्स और ईयर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपको बोल सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917 बाय मॉन्टेग्यू। आपको याद रखना है कि एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ था 1970 में, मॉन्टेग्यू जो है उनके हिसाब से। देन द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990।
तो मॉन्टेग्यू जो थे वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। और मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स भी उन्होंने लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी उन्होंने लाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये हम आगे जाके देखेंगे कि होता क्या है और इसमें फीचर्स क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। नेक्स्ट इज द रोवाल्ट एक्ट मार्च 1990 एंड द जलियनवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से। रोवाल्ट एक्ट का फीचर क्या है कि रोवाल्ट एक्ट में एक ऐसा, ठीक है, इट इज़ एन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस हिसाब से कि एक एक्ट के तहत उनको एक अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई गुनाह नहीं हो तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आपको कोई भी ट्रायल पे नहीं लगाया, मतलब जो केस है वो कोर्ट तक कभी भी पहुंचेगी नहीं। सो दिस इज रोवाल्ट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, ऑफ 1919। तो ये हुआ था अंडर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो होता क्या है जलियनवाला बाग मैसेकर में, होता क्या है कि जलियनवाला बाग मैसेकर में बैसाखी के सेलिब्रेशन के लिए बहुत से लोग जो हैं आए थे, ठीक है। अराउंड 400 to 500 पीपल कहा जाता है कि आए थे। और जो ब्रिटिश जो थे वहाँ पर जनरल डायर कह के, तो उनको लगा कि ये जो है आए थे और दे आर ट्राइंग टू डू मतलब कोई प्लान कर रहे हैं कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हालांकि जो बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए वो आए हुए थे तो वो सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस रोवाल्ट एक्ट जो है वो बहुत ही बुरा एक्ट है, उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जो हड़ताल या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग वहाँ पर कर रहे थे उनकी सिर्फ इतनी ही डिमांड थी कि जो भी अरेस्ट हुआ था और अरेस्ट और डिपोटेशन जो हुआ था दो नेशनल लीडर्स का, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको रोका जाए। और जो जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ वो इस वजह से हुआ कि जनरल डायर को लगा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, हालांकि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ओपन फायर शुरू कर दिया, ठीक है। इनोसेंट लोग मारे गए क्योंकि जनरल डायर ने सिर्फ ऑर्डर दिया था कि कोई भी यहाँ से बचकर जाना ना चाहिए और उन्होंने शूटिंग के ऑर्डर्स दे दिए। तो जो भी अनआर्म्ड जो यहाँ पर लोग थे, ठीक है, तो बैसाखी के दिन बहुत से लोग मर गए थे, कोई गोलियों से मरे, कुछ लोगों ने जो है पास वाले कुएं में जो है छलांग मार दी तो वो वैसे मर गए। बहुत सारे बच्चे बूढ़े और महिलाएं यहाँ पर मारी गई थी जलियनवाला बाग मैसेकर में। बहुत ही बड़ा जो है मैसेकर, बहुत ही बड़ा कांड इसको कहा जाता है, विच हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। तो इस जलियनवाला बाग मैसेकर के मेमोरियल भी बना हुआ है, अगर आप किसी दिन अमृतसर चले जाते हो तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्रीफ में हिस्ट्री का वर्णन वहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट इज खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट इन 1919 to 20। आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो एशिया में शुरू हुई गई थी, कि खिलाफत जो है खलीफ जो है कहा जाता है कि ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो उस खलीफ को रिस्टोर करने के लिए एशिया में वहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गई थी। बस उसी के जो है प्रसाद यहाँ पे लिखे गए थे कि इंडिया में भी बस उसी की वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। Next is the non-cooperation movement start in 1920 to 22. Women's University was founded at Pune 1916. वुमेन की यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी पूना में 1916 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ था 1920 to 22. नेक्स्ट इज द लॉर्ड रीडिंग एडी 1921 to 26, रिपील ऑफ रोवाल्ट एक्ट, ठीक है। जो रोवाल्ट एक्ट लगाया गया था वो बहुत ही बुरा एक्ट या फिर ब्लैक एक्ट जो कहा जाता है, ये समझ गया था और उसको रिपील किया बाय लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जो पुलिस स्टेशन था वो प्रोटेस्टर्स ने जला दिया था। 20 से ज़्यादा पुलिस जो थे वहाँ पर मारे गए थे चौरी चौरा इंसिडेंट में। नेक्स्ट इज आरएसएस फाउंडेड इन 1925। आरएसएस आपको पता है राष्ट्रीय सेवा संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ भी कहा जाता है इसे। तो ये जो है बेसिस है आज एक बहुत ही बड़े पार्टी का इंडिया में। तो ये आरएसएस फाउंड की गई थी 1925 में। सप्रेस्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे फिर से सप्रेस हो जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट इज द मोपला रिबेलियन टुक प्लेस
Next is Kakori train robbery on the 1st of August 1925, communal riots of 1923 to 25 in Multan, अमृतसर, दिल्ली, एक्सेट्रा। ठीक है, मोपला रेबिलियन है वो हम आगे पढ़ेंगे कि उस होता क्या है मोपला रेबिलियन में। आप समझ लो कि काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है वहाँ पर जो गवर्नमेंट का सोना जो है वो लूटने की तैयारी हो रही थी और काकोरी ट्रेन रॉबरी बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। अगर आपको काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है वो समझना है तो एक मूवी है आमिर खान की रंग दे बसंती, तो उसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है उनका इंडियन ड्रामेटिक जो है वर्जन दिखाया गया है। कम्युनल राइट्स हैं 1923 टू 25। कम्युनल राइट्स पता है कि ये नॉर्मली जो है रिलीजन से वाद विवाद हो जाते हैं और वैसे राइट्स हो जाते हैं, तो वो स्टार्ट हो गए थे मुल्तान, अमृतसर और दिल्ली में 1923 टू 25, 2 साल चले। नेक्स्ट इज लॉर्ड इरविन, AD 1926 टू 31। इनके अंडर साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया इन 1927। कांग्रेस पास द इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पे साइमन कमीशन आई थी। आपको याद रखना है कि लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन के से रिलेटेड है और इंडियन रेजोल्यूशन भी इनके अंडर पास हुआ था। नेक्स्ट इज दांडी मार्च, 12 मार्च 1930। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930, ये भी इनके अंडर हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1930, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके अंडर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट भी इसी वक्त हुआ था। नेक्स्ट इज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस के जो है वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट इज पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ था, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग जो है वो 1925 में रखी गई थी पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन से। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, AD 1931 टू 36। तो यहाँ पर उनके अंडर होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1931 एंड थर्ड इन 1932। आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड और थर्ड के ईयर्स और वो कहाँ पर और किसके टाइम पे हुई थी ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे क्वेश्चन बहुत ही बार अल्टरनेटिवली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड। कम्युनल अवार्ड्स 16 अगस्त 1932 लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुआ था। असाइंड सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर द गांधीजी वेंट ऑन अ एपिक फास्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस डिवीजन। ठीक है, तो समझ लेते हैं होता क्या है कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड्स में एक प्रोविजन था कि आप जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट रखोगे हिंदू और मुस्लिम्स के लिए। तो ये क्या करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में जो है वो डिवाइड हो। ठीक, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स रखे। तो इसी वजह से जो है गांधी जी क्या हुआ, उन्होंने फास्ट पे वो चले गए, बहुत ही बड़ा फास्ट हुआ और कि ये जो डिवीजन है वो स्टॉप हुआ जाए। तो हालांकि ये डिवीजन है बाद में जो है सॉल्व हो जाता है और फास्ट टूट जाता है। नेक्स्ट इज द लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो उनके अंडर होता है कांग्रेस मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन सेलिब्रेटेड एज डिलीवरेंस डे। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन कर देती हैं और इसको डिलीवरेंस डे कहा जाता है। आपको ये इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिलीवरेंस डे किसके अंडर हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के अंडर। बाय द मुस्लिम लीग 1939, द लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940। तो ये सब चीज़ें इनके अंडर होती हैं। ऑफ द मुस्लिम लीग डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। ठीक है, तो लाहौर रेजोल्यूशन होता है 23 मार्च ऑफ 1940 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो चाहती है कि एक सेपरेट स्टेट बने। ठीक है, नेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है कि यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट बने मुस्लिम के लिए। इट वॉज एट दिस सेशन दैट जिन्ना प्रोपाउंडेड हिज टू नेशन थ्योरी। ठीक है, बात यहाँ पे चल रही थी कि मुस्लिम लीग की सेपरेट स्टेट बने सिर्फ मुस्लिम के लिए, पर जिन्ना जो है, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना जिसे कहा जाता है, ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। वो कहा जाता है कि उन्होंने प्रपाउंड की थी टू नेशन थ्योरी मतलब एक सेपरेट नेशन बने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन 1939। तो इसी टाइम पे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन 1939, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस टाइम पे हुआ था। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। क्रिप्स मिशन इन 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट
8 अगस्त 1942। तो ये सभी चीज़ें जो है वो अंडर होती हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है माय द फॉलोइंग में भी आ सकता है, आपको पूछा भी जा सकता है कि डिलीवरेंस डे किसके अंडर हुआ था, टू नेशन थ्योरी प्रपाउंड की थी जिन्ना ने, पर वो किसके अंडर हुआ था। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज द लॉर्ड वेवल AD 1943 to 47। कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 में हुआ। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान होता है एक, वो हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है उसमें। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, जो लॉर्ड वेवल के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट इज अरेंज द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन 25 जून 1945 विद द फेलियर्स ऑफ टॉक्स बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स। तो होता क्या है कि मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे पहले ही प्रपाउंड कर देती है टू नेशन थ्योरी, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो एक अलग से जो है नेशन चाहती है। तो उनकी वजह से जो है शिमला कॉन्फ्रेंस होती है कि ये जो मुद्दे हैं वो सॉल्व किए जाए और दूसरा कोई स्टेट जो है या फिर कंट्री जो है वो बने नहीं इंडिया से टूट कर। तो शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 के टाइम में होती है। लॉर्ड वेवल जो है वो उनके अंडर मतलब उनके कार्यकाल में होती है। तो ये जो टॉक्स होते हैं वो कंप्लीट फेलियर होते हैं और आप इसका रिजल्ट आज देख सकते हो। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड एंड इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंटेड अंडर नेहरू। तो 1943 to 47 के अंडर ही क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इलेक्शंस हो जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। मतलब एक गवर्नमेंट होती है ब्रिटिशर्स के अंडर, वो बनाई जाती है और उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो है हेड बनाए जाते हैं नेहरू को। नेक्स्ट इज द लॉर्ड माउंटबेटन मार्च टू अगस्त ऑफ 1947। ठीक, तो ये कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया है एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कहा जाता है इनको, लास्ट वाइसरॉय आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री में। पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान, आपको नाम याद रखना है। 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान, ये इसी प्लान के हिसाब से पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था। पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। ये क्वेश्चन जो है एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जाता है माउंटबेटन प्लान जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, पर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि पार्टीशन ऑफ इंडिया भी इतना इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वही माउंटबेटन प्लान था, 3 जून प्लान भी उसे कहा जाता है। He retired in June 1948 was and succeeded by C. Rajagopalachari, the first and the last Indian Governor General of फ्री इंडिया। तो यहाँ पर वो रिटायर हो जाते हैं 1948 में और सी राजगोपालाचारी ये फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बनते हैं। इसके बाद ये जो पोजीशन है वो हटा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ 4 जुलाई 1947। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड हुआ था 3 जून प्लान से, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट on 4th of July 1947, by which India became independent on 15th of August 1947। तो इसी तरह से जो है हमने आज जो है पूरी तरह से वाइसरॉयज ऑफ इंडिया देखे। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे, चीफ नेशनल एक्टिविटी जो भी कुछ हुए हैं जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग क्या थी, या फिर सूरत सेशन, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, होम रूल मूवमेंट, इन सभी चीज़ें के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।